प्रैक्टिस हो चुकी है ना पहले काफी है। इसमें बात बातें मैंने हाईलाइट की थी पहले भी। एक तो एक एपिस की तकलीफों में रोशनी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। हैं? क्या आंखों में तकलीफ होती है। आंखों की तकलीफों के अलावा वैसे ही एपिस के मरीजों में जो एपिस के जहर का एक असर है कि आदमी के लिए वैसे रोशनी तकलीफ देती है। इसकी सर दर्द में भी ये बात होगी, बात दूसरी अलामतों में भी ये बात पाई जाती है। और लैकिसिस की के उलट लाइकोपोडियम के मुशाबे क्या अलामत थी याद है? दाईं से बाईं तरफ तकलीफ हरकत करती है। पहले सेटल होती है दाईं तरफ, फिर लेफ्ट की तरफ जाती है दाईं तरफ, और ये लाइकोपोडियम में पाया जाता है नुमाया तौर पर। और इसके बरक्स बाएं से दाईं की तरफ हरकत ये लैकिसिस का खासा है, सबसे ज्यादा नुमाया उसमें है। और दूसरे बाज दवाएं ऐसी होती हैं जिनमें लिक्विड निगलना मुश्किल होता है, बाज ऐसी हैं जिनमें सॉलिड फूड यानी ठोस ग़िज़ा निगलनी मुश्किल होती है। इसमें ठोस ग़िज़ा का निगलना मुश्किल है, लिक्विड आसानी से निगल लेते हैं बच्चे या बड़े भी। मगर लिक्विड के लिए सबसे ज्यादा नुमाया दवा जो है वो याद है किसी को? हाइड्रोफोबिनम, जो कुत्ते पागल कुत्ते के जहर से तैयार की गई है। हाइड्रोफोबिनम स्ट्रेमोनियम में भी उससे कुछ मुशाबे अलामात पाई जाती हैं। इसलिए पागल कुत्ते का अगर होम्योपैथिक इलाज मजबूरी हो करना प्रिवेंटिव के तौर पे, वरना तो बेहतर यही है कि टीका लगवा लिया जाए, ऐसे रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा अभी इसमें लंबा तजुर्बा नहीं। मगर बाज़ जगह मजबूरन मुझे देनी पड़ी है दवा, और अल्लाह के फजल से उन सब केसेस में फिर उसको पागलपन का दौरा नहीं पड़ा ऐसे मरीज को, क्योंकि बाज़ देहात में हैं, बाज़ों को तौफीक नहीं होती टीके लगवाने की, बाज़ इलाकों में मिलते ही नहीं हैं। तो वो मैं ये दिया करता हूँ स्ट्रेमोनियम 200 और हाइड्रोफोबिनम, जो बौले कुत्ते के कांटे से जो जहर पैदा होता है उसका इलाज, उससे दवाई बनाई गई है। और इन दोनों में लिक्विड हजम ना करने यानी ना निगलने की इलामतें पाई जाती हैं। मगर एक फर्क है इसमें, लिक्विड दरअसल वैसे ही बुरा लगता है ऐसे मरीज को, बल्कि नाकाबिल बर्दाश्त होता है। क्योंकि कहा जाता है, ये बाज लोग कहते हैं कि दरअसल पागल कुत्ते के काटे हुए को पानी में कुत्ते नजर आते हैं और उसकी वजह से वो शदीद घबराता है, उसको पागलपन का दौरा ज्यादा पड़ता है। लेकिन स्पेज़म होता है जरूर, इसका गले के स्पेज़म के साथ ताल्लुक है। क्योंकि मैंने ऐसे मरीजों को जिनको पानी निगलना मुश्किल था या लिक्विड किसी किस्म का दूध वगैरह, उनको हाइड्रोफोबिनम देके देखा, अल्लाह के फजल से उनको फायदा पहुंचता है। इसके अलावा हाइड्रोसायनिक एसिड भी गले के स्पेज़म के लिए बहुत चोटी की दवा है। मगर ये लिक्विड हो या सॉलिड हो, दोनों सूरतों में मर्ज से ताल्लुक रखती है। हाइड्रोसायनिक एसिड का पता आपको क्या चीज है? HCN कहते हैं इसको। दुनिया का सबसे ज्यादा डेडली पॉइजन, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि शाहनवाज भुट्टो को कत्ल करने में यही इस्तेमाल किया गया था। फ्रांस के एक होटल में वो एक दिन मुर्दा पाए गए और कोई आसार किसी जहर के दिखाई नहीं दिए गए। बाद में तहकीक रोक दी गई, मगर जब तक तहकीक हुई उसमें यही बात सामने आई थी कि मालूम होता है उनको फूल वहां रखे हुए थे
اور پھولوں میں کوئی ایسی کیپسول ڈال دی گئی تھی جو تحلیل ہو گئی بعد میں، پانی میں تحلیل ہو کے غائب ہو جاتی ہے بعد میں، اور جب وہ تحلیل ہوئی تو اس کے ساتھ اندر اس کے ہائیڈروسینک ایسڈ تھا، جس کے اڑنے سے فضا میں جو ہائیڈروسینک ایسڈ پھیلا ہے اس سے وہ اسپیزم ہوا، کیونکہ ان کی موت ویسے ہی اسپیزم سے ہوئی تھی جیسے ہائیڈروسینک ایسڈ کے اسپیزم سے ہوا کرتی ہے، یعنی گلے میں اچانک ایسا خوفناک تشنج کہ اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے، کوئی سوال ہی نہیں رہتا اور سانس کا۔ جب ہم لیبارٹری میں، کیمسٹری کی لیبارٹری میں ہائیڈروسینک ایسڈ کا تجربہ کرتے تھے تو تاکید یہ ہوتی تھی کہ شیشے کی لیبارٹری میں اندر ہاتھ ڈال کے جو آگے شیشے کا پردہ ہو وہ صرف ہاتھ ڈالنے کی گنجائش ہو، اور اس کے باہر ایگزاسٹ فین لگا ہوتا تھا تاکہ اس کے جو بخارات ہیں وہ باہر کی طرف نکلے ہی نہ۔ اور اس کے علاوہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر ہو سکے تو منہ پہ رومال وغیرہ ناک پہ رکھ لو۔ تو اس سے ہم نے ہائیڈروسینک ایسڈ کے تجربے کیے ہیں۔ ہائیڈروسینک ایسڈ کے علاوہ سائنائڈ جس فارم میں بھی ہو وہ یہی اثر دکھاتا ہے اور بہت زہریلا ہے۔